गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक मर्चेंट नेवी। तो आज हम लोग जो एमयूसीटी के जो पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं उसकी इस सीरीज का ये एक नेक्स्ट क्लास है आपकी। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, द डेंसिटी ऑफ द ईडीटीए। तो पहले ईडीटीए के लिए आपको क्या होना पता चलना चाहिए, ये किस चैप्टर से है। तो बेटे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसका जनरल फॉर्मूला होता है m l द पावर n प्लस माइनस n। बेटा ये m क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। ये l क्या है बेटा, लीगेंड। n क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है, चार्ज नंबर। और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब बनता क्या है कि लीगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देते हैं, सेंट्रल मेटल एलाइन को क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो किस नेचर का होता है, बेस। किस तरह का बेस, लुईस बेस। और सेंट्रल मेटल आयन कैसा होता है, लुईस एसिड। लुईस एसिड और लुईस बेस। तो क्वेश्चन आता है कि लुईस एसिड क्या होता है या लुईस बेस क्या होता है। डन। अब बात करते हैं लीगेंड। तो ये लीगेंड के टाइप में का आया है क्वेश्चन कि लीगेंड का टाइप क्या है। तो लीगेंड बहुत से टाइप का होता है बेटा, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, एमबी। तो मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट तरह के लीगेंड होते हैं। मोनो का मतलब जो एक लोन पर डोनेट करे, डाई का मतलब जो दो, तीन, ट्राई का मतलब तीन, पॉली का मतलब तीन से ज्यादा, एमबी का मतलब जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो। ठीक, तो ये किसका है, तो पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म याद रखें कि ईडीटीए क्या होता है। इसका नाम होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। ठीक, फॉर्मूला भी इसको कुछ होता है, ये COO माइनस COO माइनस COO माइनस COO माइनस, यहाँ पे NH2, यहाँ पर NH2। तो ये कितने हैं, तो कितने माइनस है, एक, दो, तीन, चार। माइनस में भी दो इलेक्ट्रॉन, चार, एक ये पांच, एक छह। कितनी डेंसिटी हो गई, 6। और कोई पूछता है चार्ज कितना होता है, तो -4 चार्ज होता है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या बन गया, 6 हेक्सा डेंसिटी। क्या बन गया, हेक्सा डेंसिटी। क्लियर। तो ये याद रखिएगा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड अंडरगोस SN1। देखिए पिछले परसों वाली क्लास में पढ़ाया था ये मैंने, क्या है SN1। तो भैया SN1 में कौन जाता है, पहले टर्सरी जाता है, उसके बाद सेकेंडरी जाता है, फिर प्राइमरी जाता है। तो इनमें से टर्सरी वाला ढूंढो भाई। इसमें तो सारे टर्सरी वाले हैं, तो जब सारे टर्सरी हो जाएंगे तो इनके बॉन्ड पे डिपेंड करता है। तो इनमें से सबसे पहले बॉन्ड कौन ब्रेक करेगा, CI सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर CBr ब्रेक करेगा, फिर CCl ब्रेक करेगा, फिर CI ब्रेक F ब्रेक करेगा। तो CI जहां है वो जल्दी होगा। तो आंसर नंबर डी। क्या बन गया भैया, आंसर नंबर डी। क्लियर। फिर आगे चलते हम लोग। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कायरोस्कोपिक कांस्टेंट की बात हो रही है, केबी की। तो सॉरी केबी कह रहा हूं, केएफ की। तो केएफ की बात हो रही है, वो किस पे डिपेंड करता है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है, क्या वो मोलैलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी होता है। भैया ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों मोलैरिटी वाला। क्योंकि ये फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M होता है। भाई इनवर्सली वाला तो हम मान सकते हैं, मोलैरिटी का यूज ही नहीं होता। क्या एक्सप्रेस्ड होता है किलो पर मोल में। तो भैया अगर KF की यूनिट निकालेंगे तो केल्विन kg
मोल इनवर्स तो आती ही आती है, तो मोल इनवर्स आती है, तो आंसर तो बन रहा है आपका डी। ये हटा दीजिए। क्या आंसर हो गया कि एक्सप्रेस्ड इन केल्विन केजी मोल इनवर्स। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किस पे डिपेंड करता है? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला ये होता है, देखिए, आर बी पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट इक्वल टू एक्स ए होता है। एक्स ए क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो कहाँ लिखा है? इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोलेकुलर सॉल्यूट, डज नहीं होता है क्योंकि लिखा है इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इक्वल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक। आंसर क्या बन गया? सी। आंसर क्या बन गया भैया? सी। एक रिलेशन से पूछा गया राउट्स लॉ के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? विच रिएक्ट फास्टर टू ल्यूकोस रेजेंट एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर ल्यूकोस रेजेंट से कौन लेता है? तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा है कि ल्यूकोस रेजेंट से जो टर्सरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होता है सेकेंडरी, तो ल्यूकोस रेजेंट प्लस ल्यूकोस रेजेंट प्लस ल्यूकोस रेजेंट ये तुरंत देता है इमीडिएटली रिएक्शन विद इन 5 मिनट्स, और ये रिएक्शन नहीं देता है। तो जो प्राइमरी वाले हैं तो वो नहीं, तो मतलब टर्सरी सबसे फास्ट देगा। इन सब में से टर्सरी करो, तो पहले इन सब का फॉर्मूला बनाइए। क्या लिखा है? ब्यूटेनॉल 1, तो ये तो प्राइमरी दिख रहा है, देखो 1 है ना, क्योंकि और ये तो प्राइमरी है। ब्यूटेनॉल 2 भैया ये सेकेंडरी है। अगर टर्सरी होगा तो नहीं होगा, वरना यही आंसर हो जाएगा। यहाँ ये नहीं होगा। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1 ये भी है। फिर क्या 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1 ये भी है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1 वो भी है। तो यार इसको मैंने बना लिया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2। मान लिया डी ऑप्शन गलत है, तो मैंने इसको बना दिया या 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2। तो ये टर्सरी दिख रहा है, तो आंसर क्या हो गया? डी। दोनों 1 1 लिख किया है ना, तो 1 2 होगा। क्लियर? आंसर क्या होगा? डी। क्यों? क्योंकि टर्सरी है और टर्सरी रेडियली रिएक्ट करता है। तो ये बात करते हैं द आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस वन। अब आयोनाइजेशन आइसोमर किस पे डिपेंड करता है कि अगर इसको ब्रेक करें, मॉलिक्यूलर मास तो सेम, ब्रेक करने पर जो सिंपल आयन, अगर इसको तोड़ोगे तो यहाँ सिंपल आयन आएगा। अब इनमें से किसी को तोड़ो, सिंपल आयन अलग हो, तो क्या होगा? तो इसको तोड़ोगे तब भी Cl माइनस आएगा, इसको तोड़ोगे तब भी Cl माइनस आएगा, तो C और A नहीं हो सकता। इनको तोड़ोगे तो कोई आयन ही नहीं होगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो NO2 माइनस आएगा। तो जब आयन में डिफरेंस क्रिएट होता है तो वहां पे कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा आंसर? बी। फिर लिखा था इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द अमंगस्ट। इंटेंसिव और इंटेंसिव बताता हूं, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव क्या होती है? नॉट डिपेंड ऑन मास, मतलब अमाउंट, जो अमाउंट पर डिपेंड ना करे। और ये क्या होता है? नॉट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये क्या क्या मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है? हाँ जी करता है। वॉल्यूम भी करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी करता है, टेम्परेचर नहीं डिपेंड करता है। भाई इस क्लास में यार इस रूम में चाहे 5 लोग बैठे हो, 5 किलो का आदमी हो, 50 किलो का हो, अगर रूम टेम्परेचर जो है उसे ही तो टेम्परेचर सबके लिए रहेगा। तो टेम्परेचर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। आंसर होगा 7। 8 फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, ये आपका थर्मोडायनेमिक क्वेश्चन है। किसी ने कहा आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक
एडियाबैटिक और साइक्लिक। आइसोथर्मल में डेल्टा टी इक्वल टू 0, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, लोकल में डेल्टा क्यू 0 होता है, इसमें इंथैल्पी 0 होता है। तो हमारा कौन सा पूछ रहा है? आइसोकोरिक। तो हमारा क्या आंसर हो गया? बी, कि वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। फाइनल और इनिशियल स्टेट क्या होगी? सेम रहेगी। फिर से आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द ग्राफ, तो दो तरह के होते हैं। ये क्या होती है भैया? ड्यूबे-हकल ऑन-साकर इक्वेशन। तो जब हम लोग रूट नहीं लैम्डा एम लिखेंगे, आप बेटा यहाँ लिखेंगे रूट सी, यहाँ लिखेंगे रूट सी, यहाँ लिखते हैं लैम्डा एम, यहाँ लिखते हैं लैम्डा एम। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो स्ट्रेट लाइन आता है, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिलता है और ये ऐसे हो जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यहाँ पे हमारा कट नहीं होता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं मिलता है। किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो देखो लीनियर आता है, वो तो स्ट्रॉन्ग का होता है। नॉन लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये भी नहीं होता है। कर्व्ड होता है, भैया कर्व तो दिख ही रहा है, कर्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे? कर्व। ठीक, इसी के बाद क्लोरॉस लॉ दे दिया था इसी एक्सपेरिमेंट को देखते हुए। फिर क्या है क्वेश्चन 9 के बाद 10, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cu4 2+, जो हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अब हाइब्रिडाइजेशन देखो कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो sp है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो sp2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 है sp3 और dsp2, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में dsp3 या sp3d, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में d2sp3 या sp3d2, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक, इसका निकालना तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब 4 है तो या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। तो बेटा ये तो कैंसिल हो गया, ए और बी में आंसर बनेगा। तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होता, ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो पहला Cu++ में है, Cu++ में तो कितना होता? 29, 29 होगा तो 4s0 3d क्या बनेगा? 3d 9 बनेगा। अब 3d 9 बनेगा तो बाहर वाला तो d तो अंदर वाला, क्योंकि पेयरिंग हो नहीं सकते क्योंकि d 9 ही बन रहा है, तो बाहरी वाला लेना पड़ेगा। तो आंसर आएगा sp3, d अंदर वाला नहीं हो सकता क्योंकि d पूरा भरा है, d9। भाई 2 निकालेंगे तो वो 2s से चला जाएगा, d तो पूरा भरा ही है। 8 होता तो मान लेते पॉसिबिलिटी हो जाएगी, मगर तब भी नहीं होगी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये याद रखिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कायरल। अब कायरल के बारे में आप पता करना है। तो बेटा कायरल का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो? अलग अलग एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड हो। और जो बंदा अगर कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव मींस वो पीपीएल को या तो राइट हैंड साइड घुमाएगा या लेफ्ट हैंड साइड आपको रोटेट करेगा। और राइट हैंड साइड घुमाने वालों को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं और इसको लीवो रोटेटरी कहते हैं। ठीक, अब इसमें से कायरल ढूंढना है। तो कायरल ढूंढने के सबसे पहले बताना पड़े क्या लिखा है? पेंटेन 3 ऑल। तो 1 2 3। अब इसके देखो दोनों तरफ सेम ग्रुप हो गए, तो ये तो है नहीं पेंटेन, तो ये ऑप्शन कट गया। दूसरा देखिए पेंटेन 1, CH3 CH2 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 OH, देखो इसके H दोनों तो B भी नहीं होगा। 3 गलत, देखो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1, 1 2 3 4, तो इसके भी नहीं होगा। 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनल, देखो CH3 CH3 CH CH CH3 OH, देखिए इसके सारे अलग है। देखो एक ये ग्रुप से जुड़ा है, यहाँ से H यहाँ से खोल कर देखो एक अलग ग्रुप, एक अलग ग्रुप, एक अलग ग्रुप, एक अलग, तो इसके पास कायरल है। आंसर क्या बन गया? डी। क्या आंसर बन गया? डी, कायरल टी के अकॉर्डिंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्या लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमंगस द फॉलोइंग इज अ कर्वेक्टिव। हमको डी आंसर दिख रहा है भाई कहीं से भी। देखो इसके दो एच सेम हो गए, इसपे ओ एच लगा है। यहाँ पे देखो दोनों लोग सिमेट्रिक हो गए, एक तरफ इधर एक तरफ इधर। इसमें देखो सी एच ओ, ये भी कायरल नहीं ना, ये भी कायरल नहीं ना, ये भी कायरल। ये कायरल कैसे है देखो सी एच थ्री सी, इस पे एक एच लगा, इस पे एक डी ड्यूटेरियम लगा, ओ एच। देखो ये कायरल है। अब कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, आंसर हो गया आपका डी। डन। आइए फिर क्या लिखा, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, मोल लीटर इन सेकंड में, व्हाट इज ऑर्डर। तो भैया के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। किसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, के अकॉर्डिंग। क्या के कहलाता है, के। तो अगर के की यूनिट आएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, खाली सेकंड इनवर्स, या आएगी लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये जीरो है। कौन सा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर। तो इसकी यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आंसर हमारा ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, ए। बात करते हैं हाउ मैनी, द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 की बात कर रहा है, H2SO4, H2SO4। तो इसका डायग्राम तो मुझे रटा हुआ है। कितने कोवैलेंट बॉन्ड है ना, तो भैया एक कोवैलेंट बॉन्ड, दो कोवैलेंट बॉन्ड, तीन कोवैलेंट बॉन्ड, चार कोवैलेंट, ये दोनों तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो आंसर हो गया 4। तो क्या हो गया हमारा 4। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों कौन करेगा, देखिए नीचे वाले से देखिए, इसका डी भरा हुआ है तो ये एक ही निकालेगा, इसका भी डी भरा हुआ है तो 2 निकालेगा, इसके डी में 5 है तो ये एक ही निकालेगा, इसके डी में 5 है ये 2 निकालेगा। तो कौन जल्दी मैक्सिमम शो कर सकता है, ये सब हाफ फील्ड है और 2 फुल फील्ड है, और बाकी सब में 1 2 1 2 1 है। तो कौन निकालेगा, आंसर ए बनेगा हमारा। क्या बनेगा हमारा, ए आंसर। फिर बात करते हैं विच वन वाज द कलर्ड, कलर कौन हो, तब कलर के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं। तो कलर्ड होने के लिए, कलर्ड होने के लिए क्या शो करना चाहिए, डी ट्रांजिशन। और डी ट्रांजिशन किस टाइप के ऑर्बिटल शो करते हैं, D1 to D9। कौन कौन शो करता है, D1 to D9, ये CFT में बताते हैं, D1 to D9। और D0 इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन क्या करेगा, और D10 ये कंप्लीटली फुल है, ये सब कलर्ड होंगे। और ये वाले क्या होंगे, कलर्ड लेस होंगे। तो इन चारों को देख लीजिए, देखो टाइटेनियम, भाई हम मान लेते स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरेनियम और क्रोमियम। 20 नहीं 20 नहीं 21 भाई, 21 22 23 24, इन सबका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4। अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन, सब में 3 प्लस है। 3 का मतलब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो D0 कहाँ है, एक ही के पास है, सेकेंडियम। तो आंसर हमारा डी, आंसर हमारा डी। D0 और D10 आएगा तो कलरलेस होता है। अमंगस द फॉलोइंग एम्बिडेंटेड लिगेंड, अभी मैंने बताया कि लिगेंड एम्बिडेंटेड होता है, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड में कौन कौन आता है, देखिए जैसे हमने कहा CN NC, SNC SCN, NO2 ONO, ये सब क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो क्या है, थाइलिन डायमीन है, नहीं है, ऑक्सीलेटो नहीं है, क्लोराइड नहीं है, साइनाइड है, तो वो CN लिखा है। आंसर क्या होगा हमारा, दिस वन। 3 क्वेश्चन और बचे हैं 20 क्वेश्चन की सीरीज में। अब देखिए इसमें लिखा है 6, और मैं बता दूं कि 6 के लिए ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अभी मैंने बताया नहीं था कि क्या बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 3 4 5 6, 2 के लिए SP, 3 के लिए SP2, 4 के लिए SP,
3 या DsP2, 5 के लिए DsP3 या sp3d, और 6 के लिए D2sp3 या sp3d2। तो इसके लिए बेटा लीनियर होता है, इसके लिए ट्राइगोनल होता है, पहले वाले के लिए टेट्राहीड्रल और दूसरे वाले के लिए स्क्वायर प्लेनर। इसके लिए बेटा अंदर वाले के लिए अगर बात करेंगे तो बनेगा स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, और दूसरे वाले के लिए बोलेंगे तो कहेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और लास्ट वाले दोनों के लिए होता है ऑक्टाहीड्रल। तो ये याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। 2 के लिए लीनियर, 3 के लिए ट्राइगोनल, 4 के लिए टेट्राहीड्रल, स्क्वायर प्लेनर, 5 के लिए स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या ऑक्टाहीड्रल। आराम से याद रखिएगा। डन। 9th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायामैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सोच लो, मैग्नेटिक अगर आउटर सेल में ऑल पेयर्ड है और पेयर इलेक्ट्रॉन है तो कहेंगे डाया है, और एक से ज्यादा वन और मोर कैसे है, अनपेयर्ड है तो वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। वन और मोर है तो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो कैसे करेंगे, और मैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, n+2 यूनिट होती है इसकी, क्या होती है, बोर मैग्नेटांक। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद मैग्नेटिक, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ देखना है, तो ये याद हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा सबको सीक्वेंस से लिख लो भैया। सबसे पहले क्या होता है, टाइटेनियम, फिर निकेल, फिर कॉपर, इन्हीं तीन में से कोई है तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, 3 प्लस है ना इस पे, तो इसका आएगा 4s2 3d2, ये तो कट जाएगा, इसमें एक आएगा, ये भी नहीं है, ये नहीं हो सकता। निकेल, निकेल का कितना होता है 28, 28 में से कितने निकालने हैं, 2 प्लस, तो भैया 4s2 निकल जाएगा, 3d8 बचेगा, 8 है तो ये भी नहीं हो सकता, निकल भी नहीं। कॉपर का देखो, Cu डबल प्लस 29, 4s2 3d9, इसमें से भी 2 निकल जाएगा, 9 है तो एक पे इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी नहीं, कहाँ गया आंसर हमारा, क्या बन गया, कैडमियम। क्या बन गया भैया हमारा, कैडमियम। वेरी गुड, 3 चक्कर ही है, चौथा अगर नहीं तीनों सही होगा तो चौथा आंसर है ही है। फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। अरे आजा भाई। हाँ, मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट, मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी वजह से होगा कि कितने एन की वैल्यू है, एन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ डी है, 4 बना लेते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। इसके लिए ए बी सी डी कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फिर 4, 1 2 3 4, फिर 5, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 तो सबसे ज्यादा किसमें, डी, आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़िए, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊंगा ऑर्गेनिक के, अब अल्कोहल के, फिनॉल, ईथर एंड सो ऑन, केनिजारो, एल्डिहाइड। तो आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। ओके, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ओके, गुड बाय, जय हिंद।